बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। इससे पहले लेक्चर में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस पढ़ लिए। हमने कहा कि फिश में गिल्स हैं और स्किन है, एम्फीबियंस के अंदर, ह्यूमन में लंग्स है। क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन स्किन रिस्पायर क्यों नहीं कर सकता? अगर फ्रॉग का स्किन रिस्पायर कर सकता है तो फ्रॉग की क्या हैसियत है कि वो रिस्पायर कर सकते हैं और हम नहीं? होना तो ये चाहिए कि हम भी रिस्पायर करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टीज अगर स्किन में है तो स्किन रिस्पायरेटरी सरफेस है। वो प्रॉपर्टीज अगर ओरल कैविटी में है तो ओरल कैविटी रिस्पायरेटरी सरफेस है। वो प्रॉपर्टीज अगर गिल्स में है तो गिल्स रिस्पायरेटरी सरफेस है। वो प्रॉपर्टीज अगर लंग्स में है तो लंग्स रिस्पायरेटरी सरफेस है। अगर ये प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं है तो बहुत खूबसूरत स्किन होने के बावजूद ह्यूमन उसके थ्रू रिस्पायर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे स्किन में ये प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं है। तो हम देखते हैं, आज हमारा टॉपिक है कि रिस्पायरेटरी सरफेस होने के लिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। सो लेट्स सी। परमिएबिलिटी, थिन वॉल, मॉइस्चराइजेशन, लार्ज सरफेस एरिया, वास्कुलराइजेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन, ये 6 प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से अगर एक भी नहीं है तो वो रिस्पायरेटरी सरफेस नहीं हो सकती। Every respiratory surface must be permeable, must be thin-walled, must be moisturized, must have large surface area and must be vascularized। और उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर मैकेनिज्म होने चाहिए। अंधेर नगरी नहीं होनी चाहिए, ना ही खालिजी का घर है कि कोई आए और कोई जाए, नहीं। एक प्रॉपर सिस्टम के तहत हो, एक उसके ऊपर कंट्रोल हो। तो ये 6 प्रॉपर्टीज क्या हैं? लेट्स सी वन बाय वन। पहली बात परमिएबिलिटी की। देखें, आपके घर की दीवार है, ये लाइट के लिए परमिएबल नहीं है। लाइट इसको क्रॉस नहीं कर सकती, अंदर नहीं आती, तो आपके कमरे में अंधेरा होता है। आप ग्लास लगाते हैं, शीशे लगाते हैं, तो वो परमिएबल है, उससे लाइट अंदर आती है, आपके कमरे में रोशनी होती है। इसी तरह रेस्पिरेटरी सरफेस परमिएबल होनी चाहिए। किस चीज के लिए? ऑक्सीजन के लिए। और किस चीज के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। आपकी बॉडी का जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस हो, जब तक वो परमिएबल नहीं है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, वो रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं हो सकता। सिर्फ ऑक्सीजन के लिए भी नहीं, अगर ऑक्सीजन आ सके और कार्बन डाइऑक्साइड न जा सके तो भी मौत होगी, डेथ होगी। कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो बॉडी में जमा हो जाएगा, उससे तो बंदा मर जाता है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है परमिएबिलिटी। इट मस्ट परमिट ऑक्सीजन एंड इट मस्ट परमिट कार्बन डाइऑक्साइड। परमिएबिलिटी का मतलब है कि ये परमिशन दे। किसको परमिशन दे? ऑक्सीजन को आने की। किसको परमिशन दे? कार्बन डाइऑक्साइड को जाने की। तो देखें, एवरी रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी परमिएबल फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों गैसेस के लिए। ऑक्सीजन की एंट्री अलाउ करें और कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जिट अलाउ करें। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर डेंजरस। अगर आप किसी का गलत बातें और वो मर जाता है, वो इसलिए नहीं मरता कि उसने ऑक्सीजन नहीं लिया, वो इसलिए मरता है क्योंकि उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं किया। वो कार्बन डाइऑक्साइड की जमा होने से मरता है, ऑक्सीजन के न लेने से नहीं मरता। तो ऑक्सीजन की आना जितना इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का जाना उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई आपने परमिएबिलिटी में ऐसी सरफेस का जिक्र करना है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के लिए हो। परमिएबिलिटी इज प्राइम नीड फॉर गैस एक्सचेंज। अगर परमिएबिलिटी नहीं है तो गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता। ऑक्सीजनेशन हो सकती है, गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता। अगर ऑक्सीजन आ भी जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा सकेगा। गैस एक्सचेंज का मतलब यह है कि ऑक्सीजन आ सके, कार्बन डाइऑक्साइड जा सके, दोनों काम हो, तब जाके वो रेस्पिरेटरी सरफेस है। क्योंकि सिर्फ आना मसले का हल नहीं है। ह्यूमन लंग्स आर परमिएबल फॉर बोथ गैसेस। अब ये कमाल हमारी पूरी बॉडी में किस जगह है? लंग्स में है। स्किन में है? नो। नोज में है? नो। बकल कैविटी? नो। ट्रेकिया? नो। फेरिंग्स? नो। लैरिंग्स? नो। ब्रांक्यूल्स? नो। एल्वियोलाई? यस। सिर्फ एल्वियोलाई में ये प्रॉपर्टी है कि वो परमिएबल है फॉर द गैस एक्सचेंज। इसलिए हमारे लंग्स क्या हैं? लंग्स आर रेस्पिरेटरी सरफेस। और लंग्स तक जाने वाले तमाम रास्ते, तमाम के तमाम रास्ते याद रखिए, ये रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं है, ये सिर्फ रास्ता है।
यहाँ गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है, क्योंकि सिर्फ लंग्स परमिएबल है। दूसरी बात, थिन वॉल, जितना थिन हो बेहतर है। थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद गैस एक्सचेंज। जितना आपसे देख लें, अगर आपके घर की दीवारें बड़ी मोटी मोटी हैं तो आपकी आवाज़ बाहर नहीं निकलेगी, आप बाहर का इन्वायरमेंट महसूस नहीं कर सकते, आप बाहर की गर्मी सर्दी महसूस नहीं कर सकते। अगर कमरे की दीवारें पतली हों तो आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ आपका लिंक ज़्यादा होगा, सेम टू सेम। अगर थिक रेस्पिरेटरी सरफेस है तो एक्सचेंज स्लो होगा, अगर थिन है तो एक्सचेंज क्विकली होगा। अब आप देख लें, दो सरफेसेस आपको दिखाए गए हैं। रिक्वायरमेंट क्या है गैस एक्सचेंज की? 1 mm और लेस। जो भी सरफेस 1 mm से ज्यादा हो उसमें से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज नहीं हो सकता। स्किन उससे ज्यादा है, डिफ्यूज नहीं हो सकता। बोन ज्यादा है, डिफ्यूज नहीं हो सकता। हाँ, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, बोन के सेल के अंदर होती है, एज अ होल बोन में नहीं होती। ब्लड के थ्रू बोन्स के अंदर एक एक सेल को अलग अलग दिया जाएगा, एज अ होल बोन को नहीं मिल सकता ब्लड, ना ऑक्सीजन मिल सकता है, नो। सेल मेम्ब्रेन 1 mm से थिन है, आपको पता है 70 माइक्रोमीटर उसका साइज है। अब देख लें, तो पहली बात क्या है कि थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज इज पॉसिबल ओनली इफ रेस्पिरेटरी सरफेस इज 1 mm और लेस। एमसीक्यूज के लिए याद रखें, अगर 1 mm से ज्यादा है डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। सवाल पे तो नहीं होता कि ऑक्सीजन उसको क्रॉस कर सके। अब इस मकसद के लिए अल्लाह पाक ने हमारी एल्वियोलाई में कितनी थिकनेस रखी है? 0.1 माइक्रोमीटर, जो 1000 टाइम्स कम है रिक्वायर्ड वैल्यू से। रिक्वायर्ड वैल्यू जितनी है, रिक्वायर्ड थिकनेस जितनी है, उससे 1000 टाइम्स भी ज्यादा थिन है। क्यों? ताकि एक्सचेंज जल्दी हो सके, ताकि एक्सचेंज क्विकली हो सके। ये 1 mm और लेस है तो ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, आप देख लें, और इसके साथ दूसरा डायग्राम देख लें। इसकी थिकनेस हमने एज्यूम किया 1 सेंटीमीटर, ऑक्सीजन आ रहा है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहां पे गैस एक्सचेंज हो। 1 mm और लेस, ये हमारी एल्वियोलाई आपको नजर आ रहा है। इसकी जो दीवार है, इस एक एक दीवार की थिकनेस कितनी है? 0.1 माइक्रोमीटर। अब आप देख लें, आप ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग का टाइम लिख लें कुछ के लिए, नोट कर लें अपने साथ। ब्रीथिंग 3 to 4 सेकेंड्स लेती है, लेकिन इसमें आपने एयर को इनहेल भी किया, एक्सहेल भी किया, एक्सचेंज भी किया। 3 से 4 सेकेंड में सारे काम हो गए। आपने एयर को इनहेल किया, एक्सहेल किया, इनहेल, एक्सहेल, एक्सचेंज, तीनों प्रोसेस ने एट अ टाइम कितना टाइम लिया? कलेक्टिवली 3 to 4 सेकेंड। इसमें एक्सचेंज ने कितना टाइम लिया? लेस देन 1 सेकेंड। क्यों? थिकनेस बहुत कम है। आप देख लें, आपने सांस ले लिया, एक्सचेंज हो गया। कितनी कमाल की बात है। क्यों? क्योंकि यहां पे थिकनेस इंतहाई कम है। अगर थिकनेस ज्यादा होती तो फिर सांस लेने के बाद आप थोड़ा सा वेट करते, इंतजार करते, ऐसे फिर आप खड़े रहते कि एक्सचेंज हो जाए, फिर देखेंगे। फिर एक्सचेंज होने के बाद आप एक्सेल करते, तो सारी तवज्जो तो यहां होती, दुनिया के सारे काम रह जाते हैं। इस तरह पानी पीते तो हजारों काम छोड़ देते हैं, आप खाना खाते तो हजारों काम छोड़ देते हैं, फिर सांस लेने के लिए भी आपको सारे काम छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, विद इन सेकेंड हो जाएगा। आप बिल्कुल ना सोचें, होता जाएगा, चलता जाएगा। क्योंकि सरफेस क्या है? 0.1 माइक्रोमीटर। कोई टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ सांस लेनी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? मॉइस्चराइजेशन। ये एल्वियोलाई आपको दिखाई गई है, ये एक एल्वियोलाई है। जितने वाटर ड्रॉपलेट्स यहां ज्यादा होंगे उतना रेस्पिरेटरी सरफेस सक्सेसफुल होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोर है, नाजुक है, थिन है एल्वियोलाई की दीवारें। अगर ये खुश्क हो जाए और थोड़ी सी भी फ्रिक्शन आ जाए तो ये खत्म हो जाएगी। वो एक शख्स अंडे बेच रहा था चादर में लपेट के, तो पुलिस वाले ने डंडा मार के पूछा कि इसमें क्या है शापर में। उसने कहा जी पहले तो अंडे थे, अभी देख लेते हैं कि अभी क्या बन गए हैं। आप भी देख लोगे और हम भी देख लेंगे। तो एल्वियोलाई तब तक एल्वियोलाई है जिसने फ्रिक्शन का फ्रिक्शन भी नहीं देखा। अगर थोड़ी सी भी फ्रिक्शन इसको मिल गई, ये तो 0.1 माइक्रोमीटर की क्या हैसियत है? टिश्यू पेपर से 15 टाइम्स लेस। टिश्यू पेपर को आप सिर्फ उठाओगे तो टिश्यू पेपर खत्म हो जाता है। इसी तरह
अगर एल्वियोलाई में थोड़ी सी भी फ्रिक्शन आ जाएगी वो बर्स्ट हो जाएगी, मर जाएगी। तो वो मॉइस्चराइज रहते हैं। ये ज़रूरी है फॉर द लाइफ ऑफ लंग्स एंड फॉर द गैस एक्सचेंज। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट हैव मॉइस्चर। मॉइस्चराइजेशन डिक्रीज फ्रिक्शन एंड फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज। वेट सरफेस से एक्सचेंज क्विकली होता है, ड्राई सरफेस से एक्सचेंज नहीं होता। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन ज्यादा होती है, फ्रिक्शन ज्यादा पैदा होती है, हीट ज्यादा पैदा होती है। और अगर मॉइस्चराइजेशन हो तो आसानी से हो जाएगी। तो मॉइस्चराइजेशन के यहाँ दो फायदे हैं, गैस एक्सचेंज के साथ साथ ये फायदा भी है कि यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो और एल्वियोलाई की नज़ाकत का ख्याल रखा जाए। ह्यूमन लंग्स हैव वाटर ड्रॉपलेट्स एंड सर्फेक्टेंट्स इन द एल्वियोलाई। अब ये प्रॉपर्टी अल्लाह पाक ने कैसे पूरी की लंग्स में? एक तो वाटर ड्रॉपलेट्स है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? जो आपने एयर इनहेल किया है उसमें भी हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसके साथ भी वाटर आ रहा है फ्रॉम द सेल। सर्फेक्टेंट्स क्या हैं? सर्फेक्टेंट्स एल्वियोलाई की दीवारें एक मिक्सचर रिलीज करती हैं। ये एक एल्वियोलाई है, दिस इज एल्वियोलाई। तो यहां से सिक्रीट होती हैं सर्फेक्टेंट्स। ये एक लिक्विड मिक्सचर है, सर्फेक्टेंट्स एक लिक्विड मिक्सचर है, इज अ लिक्विड मिक्सचर। इसका काम क्या है? ये डिटर्जेंट है, साफ रखता है, सफाई करता है एल्वियोलाई की, बैक्टीरिया को मारता है और मॉइस्चराइजेशन करता है। इसको मॉइस्चराइज भी रखता है, बैक्टीरिया को भी मारता है, और क्लीन लाइनेस के लिए जरूरी है। डिटर्जेंट लाइक साबुन की तरह है, जिस तरह साबुन और पानी मिला के हम कपड़े साफ सुथरे कर लेते हैं। तो यहां पानी मौजूद है, सर्फेक्टेंट इसमें हल होके सर्फ एक्सेल की तरह पूरे एल्वियोलाई को साफ कर लेते हैं, बैक्टीरिया को वॉश आउट कर लेते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो ये डिटर्जेंट है। सर्फेक्टेंट्स के तीन फंक्शन याद रखिए। फंक्शन नंबर 1 डिटर्जेंट, ये इसका पहला फंक्शन कि ये डिटर्जेंट है। सेकंड फंक्शन क्या है? डिटर्जेंट का मतलब है क्लीन लाइनेस, सफाई करता है और किल करता है बैक्टीरिया को। और इसका तीसरा फंक्शन क्या है? मॉइस्चराइजेशन, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है ताकि गैस रिलीज होने में आसानी हो। डिक्रीज सरफेस टेंशन, क्योंकि उसकी वजह से गैस की रिमूवल क्या हो जाएगी, रिलीज क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो ये सारे काम खुद कफील है एल्वियोलाई। इसमें मॉइस्चराइजेशन जरूरी है। क्या एक रेस्पिरेटरी सरफेस है, वो थिन भी है, वो परमिएबल भी है, वो मॉइस्चराइज भी है, तो क्या वो रेस्पिरेटरी सरफेस बन सकती है? जी नहीं। द वेरी इंपॉर्टेंट लार्ज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा हो। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एक्सचेंज उतना ज्यादा होगा। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एक्सचेंज उतना ज्यादा होगा। अब सरफेस एरिया हम किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज सरफेस एरिया? अब आप देख ले स्टूडेंट्स, एक बुक है आपके हाथ में, उसमें 700 पेजेस हैं। देखने में यह बुक बहुत छोटा है, आपने बैग में रखा है और बैग में आप लेकर आए। लेकिन अगर आप इस बुक के सारे पेजेस फाड़ दें और इनको एक दूसरे के साथ लगाएं तो शायद आपकी पूरी क्लासरूम इससे भर जाए। इस बुक की एक एक पेज अलग अलग सरफेस है, हर एक पेज अलग अलग यूज हो सकती है लिखाई के लिए। आपकी नोटबुक की हर एक पेज अलग अलग सरफेस है। आप उसके एक साइड पे भी लिख सकते हैं, दूसरे साइड पे भी लिख सकते हैं, फिर तीसरे पेज पे लिख सकते हैं, फिर उसके बैक पे लिख सकते हैं, फिर फिफ्थ पेज पे। इस तरह इनका सरफेस एरिया ज्यादा है, वॉल्यूम इसका कम है, छोटा सा बुक है, आपके बैग में है, लेकिन सरफेस एरिया पूरी क्लासरूम जितना है। आपके बैग में मौजूद आपकी बुक का वॉल्यूम बहुत छोटा है, लेकिन उसका सरफेस एरिया आपके क्लासरूम के सरफेस एरिया से ज्यादा है। जितनी लिखाई आप इस नोटबुक पे कर सकते हैं, इतनी लिखाई अपने क्लासरूम की दीवार भी नहीं कर सकते। दीवार छोटा है उसके मुकाबले में। सब डिवीजन से ज्यादा सरफेस बनाने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ज्यादा कमरे बनाने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। एट अ टाइम ज्यादा एक्टिविटीज आप उसमें कर सकते हैं। लंग्स को अल्लाह पाक ने 700 गुब्बारों में तकसीम किया है और एक एक गुब्बारे का नाम एल्वियोलाई रखा है। 700 million alveoli are present and very small to lungs. आपके चेस्ट में, आपकी चेस्ट आपके बैग की तरह है, इसमें 2 बुक्स हैं और हर एक बुक में
दोनों बुक्स में मिला के 700 मिलियन पेजेस हैं जिस पे दुनिया जहान की चीजें लिखी हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। तो यहां पे आप लिखें कि सरफेस एरिया हैज ए डायरेक्ट रिलेशन विद गैस एक्सचेंज। ह्यूमन लंग्स आर डिवाइडेड इनटू 700 मिलियन एल्वियोलाई, जो एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है, which increase the surface area from 70 to 90 मीटर स्क्वायर। आप सोचिए, जिस तरह पेजेस फाड़ के एक दूसरे के साथ लगा के आप क्लासरूम भर सकते हैं, एल्वियोलाई निकाल के इनको बिछा के एक दूसरे के साथ लगा के 70 to 90 मीटर स्क्वायर ये कवर करता है। इतनी ज्यादा पेजेस हैं इसे उसके अंदर, लंग्स के अंदर, और इतनी ज्यादा जगहों पे एक्सचेंज होता है। इसलिए आप जितनी भी लंबी सांस लें, बहुत ज्यादा एयर लें, ऐसे करके एक्सचेंज हो गया, इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एल्वियोलाई बहुत ज्यादा है, क्लासरूम ज्यादा है, जितने भी स्टूडेंट्स आए एट अ टाइम क्लास हो सकती है, कोई टेंशन ना लें। ये आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एल्वियोलाई है और ये उनके साथ ब्लड वेसल है। इतने देखिए, ये सारे सरफेस एरियाज हैं, हर जगह पे एक्सचेंज हो रहा है। जितना ज्यादा एयर आएगा उतने ज्यादा एल्वियोलाई इन्वॉल्व होंगे, मजे होंगे हमारे, फिर क्या टेंशन है। नेक्स्ट देखें, ये देखें, देखने में ए सबसे बड़ा है, बी उससे छोटा है, सी उससे छोटा है, वॉल्यूम इसका ज्यादा है, लेकिन सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, क्योंकि यहां 4 एक्टिविटीज हो सकती हैं, इससे भी हो सकती है, यहां भी गैस एक्सचेंज हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी गैस एक्सचेंज हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी गैस एक्सचेंज हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ये एक पेज है, ये पेज 2 है, ये पेज 3 है, ये पेज 4 है, ये पेज 5 है, ये पेज 6 है, ये पेज 7 है, ये पेज 8 है। 8 जगहों पे आप लिखाई कर सकते हैं। ये वही छोटी बुक है जिसमें ज्यादा पेजेस हैं, ये वही छोटी बुक है जिसमें ज्यादा पेजेस हैं। तो वॉल्यूम अलग चीज है, सरफेस एरिया अलग चीज है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना एक्सचेंज ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई 2 lungs are subdivided into 700 million alveoli to provide maximum space from 70 to 80 meter square for quick exchange of gases. फिफ्थ करेक्टर क्या है किसी भी रेस्पिरेटरी सरफेस का? वास्कुलराइजेशन, ब्लड वेसल्स मौजूद हो, ब्लड मौजूद हो जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके ऑक्सीजनेट हो जाए, जिसमें ऑक्सीजन इन हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड निकल सके। मॉइस्चराइजेशन हो, वास्कुलराइजेशन हो, ऑक्सीजन एंटर हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो सके, ब्लड वेसल्स मौजूद हो। हर एल्वियोलाई को सराउंडिंग चारों तरफ से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आप देख लें, यहां पे चारों तरफ से इसको घेरा है किसने? ब्लड वेसल्स ने, ताकि हर साइड पे एक्सचेंज हो। रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट हैव रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। Human lungs have millions of capillaries to exchange gases. वास्कुलराइजेशन हो, सप्लाई ऑफ ब्लड हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए आसानी हो, इसलिए मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई को सराउंड करती हैं मिलियंस ऑफ ब्लड कैपिलरीज। आपने एक अच्छा खूबसूरत कॉलेज बना लिया, उसमें 40 क्लासरूम बना लिए, लेकिन व्हाइट बोर्ड और चेयर्स एक में रख लिए, तो फजूल है ये 39 कमरे। अगर 700 मिलियन एल्वियोलाई बनाए हैं तो सबको ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए। अगर ब्लड की सप्लाई नहीं है तो सरफेस एरिया का कोई फायदा नहीं है, फिर क्लासरूम बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर उसमें व्हाइट बोर्ड नहीं है, अगर इसमें टीचर नहीं है, चेयर्स नहीं है, तो हर एल्वियोलाई को सराउंड किया है चारों तरफ से ब्लड वेसल ने। इसको वास्कुलराइजेशन कहते हैं। आखिर में वेंटिलेशन मैकेनिज्म, ये आप देख लें एनिमेशन में, ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, और अंदर ये एक्सचेंज हो गया है, गैसेस एक्सचेंज हो गई है। ऑक्सीजन किसको मिलेगा? ब्लड को। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकला है? ये ब्लड से निकला है। अगर वास्कुलराइजेशन ना होती और यहां पे ब्लड वेसल ना होते तो इनका कोई फायदा नहीं था, दे वर यूजलेस। एक रेस्पिरेटरी सरफेस है, वो थिन भी है, परमिएबल भी है, मॉइस्चराइज भी है, वास्कुलराइज भी है, उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, लेकिन आने जाने में दिक्कत है। वेंटिलेशन मैकेनिज्म ठीक नहीं है, आने की खिड़की बंद है, जाने का दरवाजा बंद है, तो फजूल है। इसके लिए हमारी बॉडी में अल्लाह पाक ने वेंटिलेशन मैकेनिज्म रखा है। वेंटिलेशन मैकेनिज्म क्या है? जब आप इंस्पायरेशन करते हैं तो एक्सपायरेशन स्टॉप,
जब आप एक्सपायरेशन करते हैं तो इंस्पायरेशन स्टॉप, ताकि बीच में ट्रैफिक जाम ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। जब आप सांस ले रहे हैं तो आप सांस दे नहीं सकते, और जब आप सांस दे रहे हैं तो आप सांस ले नहीं सकते। वन वे ट्रैफिक अल्लाह पाक ने बनाई है, वन वे ट्रैफिक। एंट्री पॉइंट अलग, एग्जिट पॉइंट्स अलग। एंट्री टाइम, अगर एंट्री पॉइंट्स ओपन तो एग्जिट पॉइंट्स क्लोज, और जब एग्जिट पॉइंट्स क्लोज तो एंट्री पॉइंट्स ओपन, ताकि एक सेकंड की भी दिक्कत ना हो, एक सेकंड के लिए भी रश ना हो, एक सेकंड के लिए भी ट्रैफिक जाम ना हो। जहां पे ट्रैफिक जाम होगा उनको अस्थमा होगा, और वो आधी रात को इनहेलर रखेंगे। वो नॉर्मल नहीं है, वो बीमार है बेचारे, बड़ी मुश्किल है फिर उसको कवर करना। तो याद रखिए कि प्रॉपर वेंटिलेशन मैकेनिज्म जरूरी है। वेंटिलेशन हेल्प्स टू डेवलप डिफ्यूजन ग्रेडियंट। जब आप सांस ले लेते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन ब्लड को चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने का मौका मिल जाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो उसको बॉडी से निकालने के लिए टाइम चाहिए, फिर इंस्पायरेशन रुक जाती है ताकि अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाए और आप जो मजीद ऑक्सीजन लेते हैं उसके लिए जगह बन चुकी हो। तो ये डिफ्यूजन ग्रेडियंट भी डेवलप करती है। रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट हैव एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, और जब एंट्री पॉइंट क्या हो, ओपन हो, तो एग्जिट पॉइंट क्या हो, क्लोज हो, और जब एग्जिट का दरवाजा खुल जाए तो एंट्री का दरवाजा क्लोज हो। इंस्पायरेशन स्टॉप्स एक्सपायरेशन, expiration stops inspiration, inhalation stops exhalation, exhalation stop inhalation, one way traffic, ताकि कोई मसला ना हो, कोई दिक्कत ना हो। जब ये तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी तब जाके वो एक सक्सेसफुल रेस्पिरेटरी सरफेस होगा। अब ये सारी बातें खुराक के स्किन में है तो वो रेस्पिरेटरी सरफेस है, ये सारी बातें फिश के गिल्स में है तो वो रेस्पिरेटरी सरफेस है, ये सारी बातें ह्यूमन के लंग्स में है तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। अगर हमारे स्किन में भी ये सारी प्रॉपर्टीज होती तो किसी का गला दबाने से, किसी को फांसी देने से कोई फर्क ना पड़ता। लोग पांव से भी सांस लेते, हाथों से भी लेते, लेकिन ये प्रॉपर्टीज सिर्फ हमारी गिल्स में है, एल्वियोलाई में है, एल्वियोलाई में है। अब कुछ एंटिटीज से रिलेटेड पॉइंट्स याद रखें। मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फाउंड इन बर्ड्स। रीजन क्या है? डबल वेंटिलेशन, स्पॉन्जी लंग्स, नो एल्वियोलाई, और इसमें सोलिनॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स, सोलिनॉइड लाइक इनके लंग्स ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे, लाइक दिस, और एक्सचेंज फुली होती है, फुल एक्सचेंज। जितना ऑक्सीजन ले लेते हैं सारा का सारा ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है। इनको इतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा करते हैं कि फ्लाइट कर लेते हैं। तो मोस्ट एफिशिएंट एमसीक्यू याद रखिए, ह्यूमन नहीं है, बर्ड्स हैं। रीजन क्या है? दे हैव डबल वेंटिलेशन, और इनके लंग्स में एल्वियोलाई नहीं होती, क्योंकि एल्वियोलाई अगर होगी तो इनहेलेशन के वक्त एक्सहेलेशन स्टॉप हो जाएगी, एक्सहेलेशन के वक्त इनहेलेशन स्टॉप हो जाएगी। नो, वन वे ट्रैफिक नहीं है, टू डायरेक्शनल है, एक तरफ से आ रहे हैं दूसरी तरफ जा रहे हैं। क्विक मैकेनिज्म है, आना और जाने लगा रहता है, आना और जाने लगा रहता है। बर्ड्स हैव स्पॉन्जी लंग्स होते हैं और सोलिनॉइड लाइक नजर आते हैं, दे लुक लाइक सोलिनॉइड स्ट्रक्चर। इस वजह से इनमें एक्सचेंज मैक्सिमम होता है। ह्यूमन गैस एक्सचेंज कितना टाइम लेता है? 0.75 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से भी कम टाइम। 1 सेकेंड को 4 हिस्सों में तकसीम करें तो 3 हिस्से, इतना टाइम लेता है गैस एक्सचेंज। ये 3 to 4 सेकेंड तो पूरी ब्रीथिंग लेती है, इंस्पायरेशन प्लस गैस एक्सचेंज प्लस एक्सपायरेशन। इसमें गैस एक्सचेंज का टाइम 0.75 सेकेंड है। और रीजन क्या है? रीजन ये कि ह्यूमन एल्वियोलाई इंतहाई थिन है, 0.1 माइक्रोमीटर उनकी थिकनेस है। ब्रीथिंग 3 to 4 सेकेंड। ब्रीथिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज याद रखें। जो हमारा एज है ये भी डिपेंड करता है। इन्फेंट जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं माँ की गोद में जो दूध पीते हैं, इनका ब्रीथिंग रेट 25 to 30 तक पॉसिबल है। फिर जो छोटे बच्चे हैं स्कूल गोइंग, 2 साल से बड़े, इनमें 25 तक पॉसिबल है। फिर जो एडल्ट से हैं हम जितने, इनमें 15 to 20 टाइम्स। और फिर जो एजेड हैं, जो बूढ़े लोग हैं, मैं सरामिर और सरस्वती में नहीं आते,
हम ये 25 वालों में आते हैं। तो एजेड में क्या है, 12 to 15 टाइम्स। ब्रीथिंग रेट, रेस्पिरेटरी सरफेस एजेड हो जाती है, मॉइस्चराइजेशन कम हो जाती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, स्केलेटल कंट्रैक्शनलाइजेशन कम हो जाती है, तो ब्रीथिंग रेट भी कम हो जाती है, इसलिए तो वो कमजोर होते हैं। फिर एज के साथ साथ बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है, एक दिन जरूर रिटायर होता है। ये एक रियलिटी है कि ये ब्रीथिंग जो है और ये जो रेस्पिरेशन है, इसकी रेट जो है वो एज के साथ कम होती जाती है। तो ये आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन फेडरल में किसी जगह टेबल में एक दो कंपैरिजन किए चाइल्ड और एडल्ट को, तो आप इन्फेंट्स को भी याद रखें, एजड को भी याद रखें, सबके लिए ब्रीथिंग रेट्स लिख लें। मैक्सिमम ब्रीथिंग रेट ह्यूमन की 44 टाइम्स तक हो सकती है, 44 टाइम्स। कभी हम डर जाते हैं, कभी हम भाग जाते हैं, कभी हम लड़ाई करते हैं, तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाती है। तो मैक्सिमम 44 तक पॉसिबल है। ये आप एक एनिमेशन देखें, इसमें तमाम जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली उनकी एक रिवीजन है कि रेस्पिरेटरी सरफेस को कैसे होने चाहिए। ये आपको एल्विलाई दिखाई गई है कि हमारे ह्यूमन के एल्विलाई में ये चारों प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। देख लें, एल्विलाई को सराउंड किया है, एक तो बड़ी थिन है, सिंगल सेल की बनी है, देख लें एक सेल की बनी है। अगर ये 2-3 सेल की बनी होती तो बड़ी थिक होती, तो बड़ी थिन है। इनके साथ ब्लड वेसल्स हैं, आसानी से एक्सचेंज हो सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड जा सकता है। ये देख लें, ऑक्सीजन ऐसे एल्वियोलाई की दीवार से होती हुई छलांग लगाती है ब्लड में और आ जाती है इनटू दी ब्लड वेसल्स, और आसानी से आ जाती है। ये देखिए, इनको हम कहते हैं कि रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी थिन एंड मस्ट बी परमिएबल। ऑक्सीजन आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड जा सकता है, परमिएबिलिटी है, और थिन भी है। ये देख लें, ऑक्सीजन इन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रहा है या उसकी रिमूवल हो रही है। जो ऑक्सीजन अंदर आएगा वो इस तरफ जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और ये ऑक्सीजनेटेड होके जा रहा है। ठीक है जी। अब आपको लार्ज सरफेस एरिया देखिए, बहुत ज्यादा एल्वियोलाई है। ये पूरी सरफेस इस तरह यूज हो सकती है। ये एक पेज है, ये दूसरा पेज इस पे आप लिख सकते हैं, ये तीसरा पेज इस पे आप लिख सकते हैं, ये चौथा पेज इस पे आप लिख सकते हैं। ये देख लें, ये कितनी बेहतरीन वेंटिलेशन है। एंट्री एग्जिट, मॉइस्चराइजेशन, वाटर मस्ट बी देयर, वाटर मस्ट बी प्रेजेंट। अगर वाटर नहीं है, ड्रॉपलेट्स नहीं है, तो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन तो ये आपस में भी एक दूसरे को टच करके मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और गुड सप्लाई ऑफ ब्लड, वास्कुलराइजेशन होनी चाहिए, जो हमने पढ़ लिया। ये देखिए, ब्लड वेसल्स हैं, हर एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड वेसल्स आपको नजर आएंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लड एल्वियोलाई ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई ब्लड वेसल्स। ये आपको रियल डायग्राम दिखाए गए हैं। कैपिलरी नेटवर्क इन लंग्स, माइक्रोस्कोपिक ओवरव्यू आपको दिखाई गई है, और गुड वेंटिलेशन आपको दिखाए गए कि कैसे एंट्री एंड एग्जिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर एंट्री और एग्जिट में कोई मसला आता है तो सरवाइव करना मुश्किल है। ये देखिए, हमने जितना टाइम लिया, ये सिर्फ इतना टॉपिक है आपकी बुक में और फेडरल में, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं, और ये आपका बेसिक जो है समझना है। क्योंकि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सरफेस, अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आ रहे हैं तो आने वाले चैप्टर में कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। देखने में तो ये बड़ा सिंपल है, जस्ट 5 पॉइंट्स है, आप पढ़ लें, कोई भी मुश्किल आपको नहीं होगी इंशाल्लाह। फिर भी अगर कोई इशू है, कोई भी पॉइंट आपको लग रहा है कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया या आपको समझ नहीं आया, तो हम है ना, हम है तो क्या कम है। डियर स्टूडेंट, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, आप देख लें, वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर मौजूद नहीं है। ना ट्रिकिया में है, ना लैरिंक्स में है, ना ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स, वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स के अंदर है। क्यों लंग्स में? इसलिए है क्योंकि लंग्स को मैं जरा इनलार्ज करके दिखाता हूं। इसके अंदर जो एल्वियोलाई हैं, दीज एल्वियोलाई हैव वेरी थिन वॉल, जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया, 0.1 माइक्रोमीटर थिन है ये, और एक्सचेंज लेस देन 1 सेकेंड में होता है, 0.75 सेकेंड में होता है। अब फिर भी इसलिए कि आपको ज्यादा क्लियर हो,
एक को एक्सपेंड करके दिखाया गया है, एक को पूरा कि देखने में ये इस तरह है लेकिन इन रियल सेंस इंटरनल एनाटॉमी यूं है। ये आपको दिखाया गया है एक एल्वियोलाई, दिस इज द एल्वियोलाई, लुक इट हियर। ये वो एक्सचेंज एरिया है, ये वास्कुलराइजेशन भी इसके ऊपर मौजूद है। वास्कुलराइजेशन इसलिए मौजूद है ताकि इससे ऑक्सीजन ले सके और कार्बन डाइऑक्साइड दे सके। ये इसका वेंट्रल व्यू है जैसे आपको नजर आ रहा है। अगर आप लंग्स का डॉर्सल व्यू देखना चाहते हैं तो डॉर्सली आपको लंग्स कुछ यूं दिखाई देंगे डियर स्टूडेंट, ये इनका डॉर्सल व्यू है। डॉर्सली भी आप देख रहे हैं कि ठीक है ये प्रोटेक्टेड है, इसके ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन है, सब कुछ है, लेकिन इसका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम टू सेम आपको नजर आएगा। चाहे इसके एक्सटर्नल शेप, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कुछ भी हो, इंटरनल एनाटॉमी में वो तमाम की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है जो हमने रेस्पिरेटरी सरफेस की पढ़ ली है। चलिए एमसीक्यूज नंबर 1, एल्वियोलाई आर एब्सेंट इन डिश। जल्दी से लोग फिश पे टिक मार्क लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लंग्स लिखा है। कौन सी ऐसी लंग्स है जो है तो लंग्स लेकिन उनमें एल्वियोलाई नहीं है? फिश में तो गिल्स हैं खुदा की बंदो। तो ये आपका आंसर पैरट है, क्योंकि पैरट किस कैटेगरी से है? जी जनाब, पैरट बर्ड्स की कैटेगरी से है और उनमें स्पंजी लंग्स होती हैं, सोलिनॉइड लाइक लंग्स होती हैं। द डायमीटर ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी, एमसीक्यूज है कि अगर कोई रेस्पिरेटरी सरफेस है तो उसकी थिकनेस डायमीटर कितनी होनी चाहिए? तो क्या 1 सेंटीमीटर? इम्पॉसिबल। 2 सेंटीमीटर? बिल्कुल इम्पॉसिबल। 1 mm और लेस? यस, दिस इज द आंसर। 1 mm और मोर? इम्पॉसिबल। अगर मोर हो गया तो चला गया, खत्म, तबाह। तीसरा एमसीक्यूज, रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी, क्या रेस्पिरेटरी सरफेस को थिन होना चाहिए? यस, करेक्ट आंसर। क्या मैं आगे जाऊं? नहीं, मैंने सारे पढ़ने हैं। लार्ज सरफेस एरिया? यस। मॉइस्चराइजेशन? यस। तो आंसर क्या हो गया? मैंने ऑल ऑफ देम टिक मार्क करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस इज फाउंड इन डिश। मेजॉरिटी स्टूडेंट जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा अपने क्लास फेलो से पूछ लें, डायरेक्टली वो टिक मार्क लगाएंगे ह्यूमन पे, लेकिन आप किस पे लगाएंगे? पिजन पे, क्योंकि आपने लेक्चर देखा है, आपने कंपैरिजन की है, क्योंकि आपको पता है कि बर्ड्स सबसे बेस्ट रेस्पिरेटरी सरफेस रखते हैं। फिफ्थ, द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ एल्वियोलाई एंड लंग इज, क्या एल्वियोलाई का क्या फायदा है? इंक्रीज ब्लड वेसल्स, इंक्रीज सर्विस एरिया, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ लंग्स, इंक्रीज फ्रैक्शन? नो, फ्रैक्शन को तो रिड्यूस करती है। क्या आंसर है? इंक्रीज सरफेस एरिया। स्ट्रेंथ तो नहीं करती, स्ट्रेंथ को तो कम कर रही है, बड़ी नाजुक है। तो राइट आंसर आपका क्या है? बी। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर मिसप्रिंटिंग हुई हो इंक्रीज ब्लड वेसल की जगह भी इंक्रीज सरफेस एरिया हो, मिसप्रिंटिंग है, दोनों ऑप्शन सेम टू सेम है। आप इन्विजिलेटर में बैठे हुए हैं, आप इन्विजिलेटर से पूछ रहे हैं मैं क्या करूं, वो कहेगा बेटा मैं क्या कर सकता हूं, ये तो आ चुका है, वो तो आंसर चेंज नहीं कर सकता। दोनों ऑप्शन सेम है, तो आपने आंसर ए करना है, बी नहीं करना, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आता है। की में फिर ए होगा, हालांकि बी वही आंसर है, लेकिन रूल्स ये है कि अगर दो ऑप्शन गलती से क्लिनिकल मिस्टेक होगी तो जो अल्फाबेटिकली पहले होगा आपने उसको टिक मार्क लगाना है। अगर दोनों आंसर भी सही हो, सेम ना हो लेकिन दोनों सही हो, फिर भी इस रूल को फॉलो करना है। हाँ, ये देखना है कि कौन सा ज्यादा सुटेबल है। अगर दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू रखते हैं तो फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जरूर जाएं। सिक्स्थ एमसीक्यूज है, मॉइस्चराइजेशन इन लंग्स हेल्प्स इन इंक्रीज गैस एक्सचेंज, बिल्कुल ठीक। इंक्रीज एयर फर्मनेस, बिल्कुल ठीक। डिक्रीज फ्रैक्शन, बिल्कुल ठीक। तो आंसर में क्या लगाऊं? ऑल ऑफ देम। डबल वेंटिलेशन मैकेनिज्म इज फाउंड इन डिश। डबल वेंटिलेशन मैकेनिज्म का मतलब 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हरगिज़ नहीं है कि आप एम्फीबियन पे टिक मार्क लगाएं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एम्फीबियन पे टिक मार्क लगाएंगे, वो डबल वेंटिलेशन को 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म समझेंगे। नो, डबल वेंटिलेशन इज फाउंड इन बर्ड्स, क्योंकि उनमें एंट्री एंड एग्जिट एट अ टाइम हो सकती है और ट्रैफिक जाम नहीं हो सकता। 100 ml ऑफ आर्टेरियल ब्लड है, वो आपके टिश्यूज को कितना ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ये आने वाले लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। 5 ml। अभी मैंने आपको कहा कि हम क्यों बेस्ट कहते हैं बर्ड्स को। देखिए, हमारी लंग्स को पहुंच जाती है 21% ऑक्सीजन, ये एल्वियोलाई में पहुंच गई है फ्रॉम एयर, और ये एक ब्लड वेसल है। आप हैरान होंगे कि इस 21% में जस्ट 5% इसको मिलता है।
इस 21 का 5%, मतलब 16% यहीं पे रह जाते हैं। बर्ड्स में ऐसा नहीं होता, सारा का सारा जाता है, इसलिए तो वो बेस्ट है। तो ये जो हमारे पास 21% है, ये असल में 20 ml होता है, 20 ml, और ब्लड को मिलता है 5 ml इन वन एक्सचेंज। और बर्ड्स में ये एक्सचेंज इससे कहीं ज्यादा है, 3 टाइम्स से भी ज्यादा है, 4.4 रह जाता है, बाकी सारा मिल जाता है, इसलिए उनको ज्यादा एनर्जी मिलती है। डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सर्फेसेस, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज। आप कोई भी बुक देख लें, चाहे आप रेड स्पॉट देखते हैं एमसीक्यूज के लिए, कुछ भी देखते हैं, इंशाल्लाह आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई एमसीक्यूज इस तरह है जिसमें आपको डाउट है, तो आप सेंड करें ओपीए को, इंशाल्लाह हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।